नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया। न्यू इंडिया नव भारत निर्माण के हमारी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो हम राजस्थान का परिचय, राजस्थान का भौतिक विभाजन देख चुके हैं। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो राजस्थान का आबोहा तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द राजस्थान। ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत हम राजस्थान की नदियों के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक के रूप में ही हम झीलों को ले लेते हैं। उसके बाद में अगला टॉपिक जो हम लेते हैं वो राजस्थान की सिंचाई परियोजना, यानी राजस्थान की जो नदियों पे प्रमुख बांध बनाए जाते हैं उनसे नहरें निकाली जाती हैं और उनके कारण सिंचाई की जाती है। तो ये 3 टॉपिक रहते हैं हमारे। तो पहला जो अब्बाह तंत्र के रूप में लेते हैं वो होता है नदियों के रिलेटेड। तो हम राजस्थान की नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम जब राजस्थान की नदियों के बारे में पढ़ते हैं तो हम राजस्थान की नदियों को 3 तरीके से बांट के पढ़ते हैं। 3 तरीके से कैसे? एक नदियाँ जो होती हैं वो अपना पानी अरब सागर की तरफ ले जाती हैं। दूसरे तरीके की नदियाँ होती हैं जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी की तरफ ले जाती हैं। और तीसरे तरीके की जो होती हैं वो अपना पानी राजस्थान में ही मरुस्थल में विलुप्त हो जाती हैं कहीं पे। ठीक है, तो ये 3 तरीके की होती हैं। मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा प्यारा इंडिया, यहाँ पे हमारा राजस्थान है इस तरीके से। ठीक है, ये वाला जो इलाका है यहाँ पे, ये वाला इलाका, ये है अरब सागर। तो जो नदियाँ पानी अरब सागर की तरफ ले जाएंगी तो उन्हें अरब सागर की तरफ ले जाने वाली नदियाँ, और कुछ नदियाँ अपना पानी गंगा या यमुना सहायक नदियों में पहुँचा देती हैं और वो पानी को पहुँचा देती हैं बंगाल की खाड़ी तक। तो बंगाल की खाड़ी तक ले जाने वाली नदियाँ। और हमारे राजस्थान की कुछ स्पेशल बात है कि राजस्थान में मरुस्थल होने के कारण बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो राजस्थान के अंदर ही विलुप्त हो जाती हैं। तो उन्हें बोला जाता है अंतः प्रवाह वाली नदियाँ, इंटर फ्लोइंग रिवर्स के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन सी बताई? अरब की खाड़ी वाली, बंगाल की खाड़ी वाली और अंतः प्रवाह वाली। तो इन तीनों को ही पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू के रूप में थोड़ा सा नदियों के बारे में जान लेंगे। नदियाँ क्या होती हैं, नदियों के किनारे ही सभ्यता बनती है। प्रमुख नदियों के बारे में देखना है, फिर नदियों के किनारे शहरों के बारे में देखना है, प्रमुख जलप्रपात जो नदियों पे जो वाटरफॉल्स बनते हैं, और नदियों के उपनाम। तो जब भी हम अरब सागरीय प्रवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे तो उसमें 4 प्रमुख नदियों के नाम लेंगे जो पानी अपना अरब सागर की तरफ ले जाती हैं। उनमें 4 प्रमुख नदियां होंगी। एक होगी लूनी नदी, दूसरी होगी माही नदी, तीसरी होगी साबरमती नदी और चौथी होगी पश्चिमी बनास नदी। तो 4 नदियां जो रहेंगी वो अरब सागर वाली। उसके अलावा बंगाल की खाड़ी वाली अगर मैं बात करूंगा तो उसमें भी 4 प्रमुख नदियों को देखा जाएगा। चंबल, चंबल की एक सहायक नदी बनास। अब चूंकि बनास भी अपने आप में बहुत बड़ी नदी है इसलिए बनास को अलग से पढ़ना पड़ता है। फिर उसके बाद में एक अलग से नदी है गंभीर नदी, और एक नदी है बाणगंगा नदी। तो 4 नदियों का जो क्षेत्र है वो देखा जाएगा। और आंतरिक प्रवाह वाली नदियों के तो बस आप नाम याद रख लेना। आपसे इतना पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। तो गग्गर, रूपनगढ़, कांतली, मेधा, रोवरेल, काकने, सावी, ये आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं। ये वाला अगर आप मैप देखें तो इस मैप में आप क्लियरली देख पाएंगे कि ये वाला जहाँ पे रेगिस्तान सबसे ज़्यादा है उस क्षेत्र में आप देखेंगे ये आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ आपको दिखेंगी। घग्गर, कांतली, मेंथा, रूपनगढ़, इस तरीके से। तो ये आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ हैं। इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र आप जो देख रहे हैं, ये वाला, ये वाला जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, ये अपना पानी जो है वो अरब सागर की तरफ ले जाती हैं। अरब सागर की तरफ कुछ नदियां जो हैं वो पूर्ण रूपेण अरब सागर नहीं पहुंचती हैं, कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती हैं, लेकिन डायरेक्शन अरब सागर की तरफ है इसलिए अरब सागर की तरफ ले जाने वाली नदियां। और इधर की साइड में अगर देखेंगे तो ये वाली जो नदियां हैं वो अपना पानी यमुना नदी में छोड़ देती हैं, और यमुना गंगा नदी में, और गंगा नदी ही बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा देती है। तो 3 तरीके की हुई, एक आंतरिक प्रवाह, 2 अपना अरब सागर, तीसरा हुआ अपना बंगाल की खाड़ी वाली। अच्छा, आपको मैप से पिछले लेक्चर से पता ही चल गया होगा हमारे राजस्थान के बीचों बीचों में अरावली पर्वतमाला है इस तरीके से। ओके, अरावली पर्वतमाला भौगोलिक विभाजन में अच्छे तरीके से मैंने समझाया। तो इस अरावली पर्वतमाला के इस साइड वाली नदियां तो अरब सागर की तरफ जाती हैं, और इस साइड वाली जो नदियां हैं वो पश्चिम बंगाल की साइड में जाती हैं। यानी ये जल को विभाजन कर देता है। अगर इधर की वो बूंद पड़ेगी तो वो अरब सागर जाएगी, और इधर बूंद पड़ेगी तो बंगाल की खाड़ी जाएगी। तो अरावली जो है वो हमारे राजस्थान के लिए जल विभाजक का कार्य करती है। अगर इसके अरावली के पूर्व दिशा में अगर बूंद पड़ेगी तो बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम दिशा में पड़ेगी या तो वो आंतरिक प्रवाह या वो अरब सागर की तरफ जाएगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर। देखो, नदियाँ आप काफ़ी बार
सुन चुके हैं इस बारे में कि पृथ्वी की जितनी भी प्राचीन सभ्यता हैं, मानव सभ्यता है, वो नदियों के किनारे पनपी हुई हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं हमारे भारत की प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पनपी हुई थी। उसके अलावा हमारे भारत की वैदिक सभ्यता गंगा यमुना नदी के किनारे गंगा यमुना तहजीब के नाम से जानी जाती है, तो वहाँ पनपी थी। उसके अलावा विश्व में अगर जाते हैं तो इराक ईरान में दजला फरात नदियों के किनारे सभ्यता पनपी थी। मिस्र में मिस्र नदी के किनारे नील नदी के किनारे सभ्यता पनपी थी। उसके अलावा हम आगे जाते हैं तो चीन में भी येलो रिवर्स के किनारे सभ्यता पनपी थी। तो ज़्यादातर विश्व की जो सभ्यता हैं वो नदियों के किनारे पनपी, और नदियों के किनारे पनपने का सीधा सा आसान सा कारण होता है कि नदियों के किनारे जो होती है मिट्टी उपजाऊ होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। वहाँ पे आप कोई भी बीज डाल देंगे तो वो तुरंत उग जाएगा, तो उपजाऊ मिट्टी से खाना आसानी से मिल जाएगा। और वहाँ नदियों के पास में वहाँ पे पशुपालन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे अधिक मात्रा में जो है वो घास भी मिल सकती है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन आसान होता है, ठीक है, और पानी पीने की सुविधा मिल जाती है, और वहाँ समतल ज़मीन भी होती है। इसलिए नदियों के किनारे जो है वो विश्व की अधिकांश सभ्यताएं पनपी हुई हैं। इसलिए नदियों का महत्व है। हमारे प्राचीन समय से ही हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें नदियों की पूजा की जाती है। सरस्वती को जो है वो पवित्रतम नदी के रूप में माना जाता है। तो बहुत पुराने समय से नदियों को हम देवी माँ का दर्जा देते हैं। तो थोड़ा सा की पॉइंट डाटा वर्ल्ड से एंड इंडिया से एंड राजस्थान से रिगार्डिंग जल वितरण के रिगार्डिंग थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी आप समझ पाएंगे आसानी से। देखिए पूरे विश्व में ज़्यादातर जगह पे जो है वो महासागर है, ठीक है। तो जितना भी विश्व का पानी है, मान ली पूरे विश्व में जो है वो 100 लीटर पानी है, तो उसमें से 97.5% यानी ज़्यादातर पानी जो है वो समुद्रों में, और वो खारा पानी है, ठीक है। खारा पानी ज़्यादातर है 97.5%, बचा 2.5%। अब उस 2.5% को आप ले लीजिए, और 2.5% में से भी 80% तो ग्लेशियर है, उसके अलावा 20% जो है वो ग्राउंड वाटर है, ठीक है। 80% जो है और 79% ग्लेशियर है, 20% ग्राउंड वाटर है। उसके अलावा 1% जो बचा उसमें झीलें आती हैं, मिट्टी के अंदर जो नमी होती है वो आता है, और हवा में जो नमी होती है जलवाष्प आता है, और उसके अलावा छोटा सा हिस्सा नदियों का जल आता है। तो हमारा जो नदियों का जल है जो मीठा पानी के रूप में है वो नाम मात्र होता है, छोटी सी मात्रा में होता है। बस ये डाटा है इसके रिगार्डिंग। उसके अलावा थोड़ा सा और डाटा याद करें, विश्व का 4% सतही जल जो है वो भारत में है। पूरे विश्व में अगर 100 लीटर जो है वो सरफेस पे वाटर अगर मिलता है तो उसमें से सिर्फ 4 लीटर हमारे इंडिया के वट में आता है। हमारे यहाँ पूरे विश्व की जनसंख्या का 16.5% जनसंख्या रहती है, 16.5 से 17% जनसंख्या रहती है। यानी 100 लोग पूरे विश्व में है तो 17 लोग भारत में रहते हैं। लेकिन अगर 100 लीटर पूरे विश्व में है तो भारत में सिर्फ और सिर्फ 4% है, यानी भारत में पानी की कमी है। इसलिए जो है वो पुराने समय से सरकारें जल बचाओ वाला अभियान चलाती हैं। और इस भारत का भी, अगर हम भारत को अब 100 मान लेते हैं, अब भारत के हम 100 लीटर मान लेते हैं, तो अब उस भारत का सिर्फ 1% जो है वो हमारे राजस्थान में है, वो नदियों झीलों और बांधों के रूप में। तो राजस्थान में तो बहुत कम पानी है, ठीक है। इसलिए बाहर के लोगों की नज़र में तो राजस्थान जो है एक तरीके से सूखा प्रदेश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो राजस्थान में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1.04% जो है वो सतही जल है। अगर भारत के कंपैरिजन में बात की जाए, भारत को अगर 100 माना जाए तो हमारे राजस्थान का जो होता है 1.04% होता है, ओके। तो ये अपना कुछ डाटा है, तो ये आपको याद रखना है विश्व के। और अगर आपको पूछा जाए कि भारत के क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल राजस्थान में, तो क्षेत्रफल आपको पिछले लेक्चर से याद होगा 10.41% जो है वो अपने राजस्थान में। तो प्रमुख नदियाँ राजस्थान की चंबल है, लूनी है, बनास है, माही है, घग्गर है, ये 5 इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। बट हम जो है वो उस सीक्वेंस में देखेंगे, अरब सागर जाने वाली, बंगाल खाड़ी जाने वाली और आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ, ओके। कुछ और की पॉइंट, राजस्थान का जो अरावली है वो जल विभाजक का कार्य करती है, क्योंकि इसके पूरब में गिरने वाला अगर पानी की बूंद है तो वो बंगाल खाड़ी जाएगा, पश्चिम में गिरने वाला जो है वो अरब सागर जाएगा। तो जल विभाजक के रूप में कौन सी काम कर रही है, अरावली। राजस्थान में नदियों को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, अरब सागर, बंगाल और अंतः प्रवाह। अब इसका परसेंटेज भी थोड़ा सा याद रख लेना। अरब सागर में जाने वाली नदियाँ जो पानी लेके जाती हैं वो 17% होता है। उसके अलावा अंतः प्रवाह वाली जो नदियाँ अपने अंदर पानी लेके विलुप्त हो जाती हैं वो होता है 23%, और बंगाल की खाड़ी वाली जाने वाली जो होती है वो 60% अपना जल क्षेत्र लेके चलती हैं, ओके। और हमारे राजस्थान में कुल नदी बेसिन जो होता है वो 14 के आसपास माना जाता है, बट ये फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत वो 1-2 ज़्यादा, कहीं पे 13 लिखा हुआ है, कहीं 14, बट 14 मान लीजिए, क्योंकि ज़्यादा भी हो सकता है ये, क्योंकि नदियों के द्वारा बेसिन बनाया जाता है। तो पहले बेसिन में और तंत्र में अंतर समझ लेते हैं।
नदी तो आपने समझ लिया, नदी तंत्र और नदी बेसिन समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये 14 बड़ी बड़ी नदियां, इसलिए 14 गिना हुआ है, बाकी 15-16 भी है। छोटी छोटी नदियों को गिनेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे नदियों की संख्या, यहाँ तो मैंने आपको गिनती की बताई है, अगर ऐसे नदियों को मैं मानने ही लग जाऊँ तो नदियों की संख्या तो हज़ारों हो जाएगी। बरसात के दिनों में तो बहुत सारी छोटी छोटी नालियाँ निकल जाती हैं, तो वो भी नदी मान सकते हो आप, मानने को तो। लेकिन जो बड़ी बड़ी हैं उनको पढ़ना होता है हमें। नदी तंत्र का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई नदी है, उस नदी का नाम है गंगा नदी, ठीक है। इस गंगा नदी की एक सहायक नदी है, उस नदी का नाम है यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी। इस यमुना नदी की एक सहायक नदी है, उसका नाम है चंबल, और चंबल की सहायक नदी है एक बनास, और बनास की भी सहायक नदियाँ हैं बेड़च वगैरह। तो अब इन नदियों के कारण आप देख रहे होंगे इस तरीके से आपको जाल सा बनता दिख रहा होगा, ग्रिड जैसा बनता दिख रहा होगा, तंत्र बनता दिख रहा होगा। तो इनको बोला जाता है, नदियों के द्वारा जो बनाया जाता है उसे नदी तंत्र बोला जाता है। और इन तंत्र के कारण यहाँ पे जो मैदान बन जाता है उसे बोला जाता है नदी बेसिन। नदी के द्वारा बनाया गया बेसिन, नदी के द्वारा बनाया गया मैदान, इसे बोला जाता है नदी बेसिन। तो हम जो है वो 14 इम्पोर्टेंट बड़ी बड़ी नदियाँ जो हैं वो राजस्थान में मान के पढ़ते हैं, इसलिए राजस्थान में जो इम्पोर्टेंट जो हैं वो बेसिन है वो 14 है, ठीक है। एक और की पॉइंट के रूप में, राजस्थान में सर्वाधिक अंतः प्रवाह वाली नदियां पाई जाती हैं, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल है, इसलिए वो मरुस्थल में विलुप्त हो जाती हैं, लंबी दूरी तक जा नहीं पाती, जो ज़मीन है वो उस पानी को सोख लेती है, ठीक है। तो राजस्थान में पूरे भारत की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा, अगर इनडायरेक्ट तरीके से कहूँ तो केवल और केवल राजस्थान में ही पाई जाती हैं नॉर्मली, ये मान लीजिए, ओके। तो सबसे ज़्यादा अंतः प्रवाह वाली नदियाँ पाई जाती हैं, ओके। तो ये हमारा लेक्चर, जिसमें अरब सागर वाली, बंगाल खाड़ी वाली, आंतरिक प्रवाह वाली देखनी है। अरब सागर वाली कौन सी, 4, लूनी, माही, साबरमती और पश्चिम बनास, ठीक है, याद हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। अभी आपको देखो, नदियाँ, नदियाँ के उद्गम स्थल, नदियों की प्रमुख सहायक नदियाँ, इन पे बने हुए बांध और उनके रिगार्डिंग कुछ की फीचर्स, ये सब इस लेक्चर के खत्म होते होते आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि 2-3 बार तो रिवाइज करा दूंगा। मोर इंपॉर्टेंटली मैं आपको गूगल मैप में दिखा दूंगा, तो आपको 100% याद हो जाएंगी, ओके। तो अरब सागर ये प्रवाह तंत्र में ये 4 मैंने बताया। बंगाल वाली में चंबल, चंबल की सहायक बनास भी हमें अलग से पढ़नी होगी, फिर गंभीर बाणगंगा, उसके अलावा घग्गर, रूपनगढ़, कांतली, मेथा, रूपारेल, कांकने, सावी, ये हैं, ओके। इनकी मैं सहायक नदियों के नाम बोल देता हूँ, एक बार मैं सबकी सहायक नदियों के नाम बोल देता हूँ 2 मिनट के अंतर्गत, ठीक है। फिर उसके बाद में हम तो लेक्चर में देखते ही चलेंगे, ओके। अब ये सहायक नदियों के नाम बोलने से थोड़ा सा एक बार आपको लगेगा कि हाँ भाई एक ओवरव्यू में हम शुरू हो चुके हैं। देखो, लूनी नदी, लूनी नदी की कुछ सहायक नदियाँ, जोजड़ी, लीलड़ी, गुहिया, बांडी, मीठड़ी, सुकड़ी, जवाई और सागी, ठीक है। जवाई को हम सुकड़ी सेकंड के नाम से भी जानते हैं। तो जोजड़ी, लीलड़ी, गुहिया, बांडी, मीठड़ी, सुकड़ी, जवाई और सागी, ये जो है वो लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। माही नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियों के नाम मैं बोलता हूँ, माही, जाखम, अनास, एराब, चाप और मोरेन, ठीक है। माही नदी की, माही नदी कौन सी है, ये वाली नदी माही नदी है, ठीक है। ये वाली लूनी नदी है, ये जा रही है, ये नदी माही नदी है। ये नदी जो है वो चंबल नदी है, ये नदी घग्गर नदी है, और इस चंबल नदी की सहायक नदी है बनास नदी है। एक बार ओवरव्यू में दिख गया आपको, चंबल नदी को सहायक नदियों के नाम पे बोलता हूँ मैं, ठीक है। चंबल की सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी तो बनास है, जिसे हम अलग से भी पढ़ना होगा, ठीक है। बनास, सिवना, मेज, ओराई, चाकण, सीप, छोटी काली सिंध, ब्राह्मणी, आलनिया, पार्वती, ठीक है। तो ये जो होंगी चंबल नदी तंत्र होंगी। उसके अलावा गंभीर नदी तंत्र में गंभीर की बेसावर, माजम, ऊंटा, बरखेड़ा, भद्रावती, ये गंभीर नदी तंत्र होंगी। और साबरमती की सहायक नदियों बाकल, मानसी, हथमती, बैतरई, सेई। अब आपने ये नाम सुन लिए होंगे, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, लास्ट तक ये नाम याद भी हो जाएंगे, क्योंकि हर नदी की सहायक नदी का मैंने ट्रिक बनाया हुआ है, ट्रिक से आपको वो याद भी हो जाएंगी, ओके। बस आप ये वाला मैप दोबारा से देख लीजिए। ये वाला जो क्षेत्र है ये आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ, जिसमें घग्गर, कांतली, साबी, मेंथा, काकने, ये नदियाँ हैं ये वाले में, जो कि अपना पानी जो है वो रेगिस्तान में ही विलुप्त कर देती हैं। इधर की साइड वाली जो नदियाँ हैं, ये दूसरी साइड में ये अपना पानी अरब सागर में ले जाती हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट नदी है लूनी नदी, सबसे इंपॉर्टेंट लूनी, एक है पश्चिम बनास, एक है साबरमती और एक है माही। ये 4 नदियों का जो है बेसिन तंत्र हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में इस साइड में ये चंबल नदी जा रही है एमपी से आते हुए, कोटा से एंटर करते हुए, और यूपी में यमुना नदी में जाके मिल रही है। उसके अलावा बनास नदी जो कि चंबल नदी में जाके मिल जाती है रामेश्वर नाव के पास में, ठीक है। उसके बाद में बाणगंगा नदी, और यहाँ पे गंभीरी नदी भी जाती है। तो ये 4 नदियाँ हमें अपनी बंगाल की खाड़ी की तरफ ले जाती हैं। सो स्टार्ट विद दी अरब सागरीय तंत्र, जिसमें लूनी, माही, साबरमती, पश्चिम बनास। सो हम शुरू करेंगे लूनी नदी से। तो अरब सागर कहाँ पे, अरब सागर इस वाले क्षेत्र में, ठीक है। अच्छा, मैं आपको 1-2 चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे अपना जैसे राजस्थान है, ठीक है, ये अपना राजस्थान है।
तो इस जगह पे गुजरात में यहाँ पे कच्छ का रण है, दलदली भूमि है। तो कुछ नदियाँ जो है वो दलदली भूमि तक ले जाती हैं। इस पूरे क्षेत्र को, नीचे की साइड वाले को अरब सागर बोला जाता है, पूरा बड़ा एरिया, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसे बोला जाता है बे ऑफ खंबात या खंबात की खाड़ी, जो कि अरब सागर का ही हिस्सा है, खंबात की खाड़ी। तो अरब सागर की तरफ ले जाती हैं तो यहाँ खंबात की खाड़ी में जो छोड़ने वाली होती हैं, जैसे कि अपनी साबरमती नदी जो है वो खंबात की खाड़ी में अपना पानी छोड़ेगी। ओके, उसके अलावा लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में अपना पानी छोड़ देगी। ओके, सो स्टार्ट विद द लूनी नदी। देखो पहले हम क्या देखेंगे इसमें, लूनी नदी के अन्य नाम, उपनाम, ठीक है। सबसे पहले लूनी नदी का प्राचीन नाम है लवणवती। लवणवती क्यों है? लवण यानी साल्ट, साल्ट यानी खारा। एक्चुअली में क्या होता है, लूनी नदी अजमेर से निकलती है और अजमेर के बाद में नागौर, पाली और जोधपुर, जालौर और बाड़मेर होते हुए जो है वो गुजरात में एंटर करती है। 6 जिलों से होते हुए गुजरात में एंटर करती है। बाड़मेर में बालोतरा नाम की एक जगह है, वहाँ के बाद में इसमें लवण की मात्रा, साल्ट की मात्रा अधिक हो जाती है और उसके कारण लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। तो पुराने समय पे लवण अधिक होने के कारण इसे लवणवती के नाम से जाना जाता था। उसके अलावा एक ऋषि हुए जिनका नाम है कालिदास, और उन कालिदास ने इस नदी को अपनी पुस्तक में अंतः सलीला के नाम से भी बोला है, अंतः सलीला, ठीक है। अगला नाम, ये लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, इसलिए ये पश्चिमी राजस्थान को हम क्या बोलते हैं, रेगिस्तान। तो ये रेगिस्तान की गंगा कही जाती है, रेगिस्तान की या मरुस्थल की गंगा कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक की पॉइंट थोड़ा सा याद रखना होगा, मरुस्थल की गंगा तो हो जाएगी लूनी नदी, मरुस्थल की गंगा हो जाएगी लूनी नदी, ठीक है। लेकिन एक शब्द आता है पश्चिमी राजस्थान की गंगा, तो वो नाम जो दिया जाता है इस लूनी नदी की एक इम्पोर्टेंट सहायक नदी जवाई के लिए दिया जाता है। थोड़ी देर में और देखेंगे तब याद हो जाएगा आपको। ओके, तो ये लूनी नदी है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। तो क्या क्या नाम मैंने आपको बता दिए, इसका एक नाम बता दिया लवणवती, एक नाम बता दिया मैंने अंतः सलीला, एक नाम बता दिया मैंने आपको मरुस्थल की गंगा और पश्चिम राजस्थान की लंबी। अब मैंने आपको बताया था कि बालोतरा के बाद में इसका पानी जो है वो खारा हो जाता है। तो ये शुरू में मीठी होती है, बाद में खारी हो जाती है, तो इसे मीठी खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। मीठी डैश खारी इस नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका उद्गम कहाँ होता है, नागपाड़ी अजमेर से होता है। स्थानीय भाषा में इसे सागरमती के नाम से भी जानते हैं। अभी थोड़ी देर में हम इसे गूगल मैप में और बाकी जगह देखेंगे तो और सब क्लियर हो जाएगा। सहायक नदियों के नाम मैं दोबारा बोलता हूँ, ट्रिक के द्वारा याद भी कराऊंगा। ओके, एक बार आप देख लीजिए, बोल देता हूँ। जोजड़ी, लीलड़ी, गुहिया, बांडी, मीठड़ी, सुकड़ी, जवाई, जिसे हम सुकड़ी सेकंड के नाम से भी जाएंगे, और सागी, ये जो है इसकी सहायक नदियाँ। अभी थोड़ी देर में ट्रिक याद हो जाएगी। कुछ की पॉइंट, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी है इसलिए मरुस्थल की गंगा कहते हैं। कालिदास के अनुसार इसका नाम जो है वो अंतः सलीला है। अब कुछ लंबाई के बारे में देखो, इसकी लंबाई, टोटल लंबाई जो कि यहाँ से शुरू होकर और कच्छ के रण में जाती है, वहाँ तक जो लंबाई है वो 495 किलोमीटर है। और राजस्थान के अंतर्गत इसकी लंबाई यहाँ अजमेर से लेकर और यहाँ तक जो है वो 350 किलोमीटर, थोड़ा सा ये याद रख लेना। कुल लंबाई 495 और राजस्थान के अंतर्गत इसकी लंबाई जो है वो 350 किलोमीटर है। अब यहाँ पे एक की पॉइंट मैं आपको बोल देता हूँ। की पॉइंट क्या है, एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। लंबाई के रिगार्डिंग आपको क्या होगा कि बहुत सारी जगह अलग अलग डाटा मिलेंगे नदियों की लंबाई के रिगार्डिंग, ठीक है, नदियों की लंबाई के रिगार्डिंग। और मेरा सजेशन ये है, मेरा कहना ये है कि लंबाई के रिगार्डिंग सवाल पूछे ही नहीं जाने चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं उन चीज़ों के रिगार्डिंग सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। फिर भी अगर एनसीईआरटी और आरबीएससी ने कुछ नदियों का डाटा फिक्स किया हुआ है तो फिर वो याद कर लेना। जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं उनका, बाकी छोटी छोटी नदियों को तो आप अनुमान ही नहीं लगा सकते। मान लीजिए कैसे कि ये जो है पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, और इसका नाम मैंने नागपहाड़ रखा है। ओके, ठीक है, यहाँ से वो नदी निकल रही है और वो जो है वो चलती जा रही है, और मान लीजिए कि यहाँ तक जाके समाप्त हो रही है या यहाँ पे जाके अरब की खाड़ी में जाके मिल रही है, ठीक है। समाप्त होने वाली नदियों की तो लंबाई आप याद करना ही नहीं, क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं। तेज बारिश आ गई तो यहाँ समाप्त होने की बजाय यहाँ समाप्त हो जाएगी। अब बताओ, लंबाई 20 किलोमीटर बढ़ गई तो कौन सी याद रखनी है। दूसरा, अगर अरब की खाड़ी में या बंगाल की खाड़ी में जा रही है वो नदी,
और या यमुना में अपना पानी छोड़ रही है। मान लीजिए तेज बारिश हुई और यहाँ की पहाड़ी से ही वो तेज बारिश के कारण पानी पीछे से आ रहा है और यहाँ वाली पहाड़ी तक आकर मिल रहा है, तो ये लंबाई बढ़ गई एक्स्ट्रा। तो नदियों की लंबाई का थोड़ा बहुत अंतर आपको हर जगह मिल जाएगा। तो मुझे जो यहाँ पे ऑथेंटिक डाटा लगा एक दो जगह देखने के बाद में, वही डाटा मैं आपको लिखा रहा हूँ, वो याद कर लेना। उसके अलावा आपको टेंशन नहीं लेना है सर उस किताब में ऐसा लिखा है, उस वाली किताब में ऐसा लिखा है। मैंने मैप में 10-10 जगह अलग अलग से गूगल मैप में एक एक नदी को छान के जो है वो सर्च किया है। ओके, गूगल मैप में बिल्कुल क्लियर लंबाई भी नापने की कोशिश करिए। तो मुझे जो डाटा सही लगा वो आपके सामने प्रस्तुत है। तो लूनी नदी की जो कुल लंबाई है 495 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान के अंतर्गत है 350 किलोमीटर। अगर बात करें कि राजस्थान में जो कुल अब्बा क्षेत्र है उसका कितना परसेंट जो है वो अब्बा क्षेत्र लूनी बेसिन के अंतर्गत आता है, तो 10.4% याद कर लेना। और ये बरसाती नदी है, एक्चुअली में 12 महीने नहीं बहती है, क्योंकि बरसात जब होती है उससे 4-5 महीने 6 महीने तक बहती है, उसके बाद में ये नहीं बहती है बारिश होने के कारण। क्योंकि जो बारहमासी नदियाँ होती हैं या तो वो बड़ी झील से निकल रही हों या कोई ग्लेशियर से निकल रही हों। अब अजमेर में तो कोई ग्लेशियर है नहीं क्योंकि अजमेर से निकलती है, तो ये बरसाती नदी है, बारहमासी नहीं है। उसके अलावा बालोतरा तक इसका पानी जो होता है मीठा होता है, उसके बाद में खारा हो जाता है, इसलिए खारी मीठी नदी भी बोलते हैं। और उस खारेपन का कारण क्या होता है कि मिट्टी में अधिक लवणता है बालोतरा के आसपास में, हाई सैलिनिटी है, उसके कारण यहाँ पे बालोतरा के बाद में इसका पानी खारा हो जाता है। एक की पॉइंट ये भी है कि बालोतरा का जो समुद्र तल से उठाव है वो बहुत कम है, मतलब नाम मात्र एक तरीके से मानते हैं, समुद्र तल से भी नीचा है वो एक तरीके से। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर अजमेर में ज़्यादा तीव्र बारिश हो जाएगी, क्योंकि अजमेर से नदी निकलती है, तो इसका पानी बहते बहते बालोतरा जहाँ पे जो है वो निचाई ज़्यादा है वहाँ पे जाके जो चारों तरफ फैल जाता है, तो बाढ़ आने की सबसे ज़्यादा संभावना बालोतरा में रहती है। आरपीएससी सवाल पूछ चुकी है कि अगर अजमेर में नाग पहाड़ियों से निकलती है नदी, इसलिए अजमेर में नाग पहाड़ियों में बारिश होती है तो बाढ़ कहाँ पे आएगी, तो बाढ़ आएगी बालोतरा बाड़मेर में, क्योंकि वहाँ पे जो है वो समुद्र तल से ऊंचाई बहुत कम है। ठीक है, इसके कारण जो है वो बाढ़ आने की, अजमेर में तीव्र बारिश होती है तो बाड़मेर में बालोतरा में बाढ़ आएगी। और इस नदी के द्वारा जो जालौर वाले क्षेत्र में जो निर्मित क्षेत्र है उसको बोला जाता है नेहड़, रेल या नाड़ा। मतलब जालौर का जब भी नाम आए और लूनी नदी का नाम आए तो वहाँ की स्थानीय भाषा में इस लूनी नदी को रेल, नाड़ा या नेहड़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उस अब्बा क्षेत्र को रेल, नाड़ा या नेहड़ के नाम से भी जानते हैं। तो एक ही पॉइंट के रूप में याद रखना है। अब हम मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये मैप, ये गूगल मैप है। ओके, इस गूगल मैप के थ्रू हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये देखिए आप इधर की साइड से, ये आपको अजमेर दिख रहा होगा। ठीक है, अजमेर के चारों तरफ पहाड़ियों का नाम क्या है, नाग पहाड़ियाँ, सर्पलाकार पहाड़ियाँ जो हैं वो नाग पहाड़ियाँ, सर्प यानी नाग। यहाँ से एक नदी निकलती है सागरमती। ठीक है, सागरमती नदी और फिर पुष्कर के पास में पुष्कर पहाड़ियाँ हैं, उनसे नदी निकलती है सरस्वती नदी। तो दो नदियाँ सागरमती एंड सरस्वती ये मिलकर के गोविंदगढ़ अजमेर में जाके मिलती हैं और वहाँ पे इन दोनों नदियों का नाम जो है वो क्या हो जाता है, लूनी नदी हो जाता है। बाकी ओरिजिनली सागरमती एंड सरस्वती, सागरमती का स्थानीय भाषा में अगर लूनी का स्थानीय नाम पूछा जाए तो सागरमती होता है अजमेर में। अब गोविंदगढ़ के बाद में ये लूनी नदी चलती है कंटिन्यूसली, इस साइड में हम चलेंगे, ये चल रहे हैं। ओके, कंटिन्यूसली चल रहे हैं इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, जवाजा नाम की एक जगह है अजमेर में, वहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है लीलड़ी। ठीक है, और ये नदी आके मिल जाती है लूनी नदी में। ठीक है, ये मिल गई। अब थोड़ा सा आगे जाने पे पोडलू गांव नागौर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जोजड़ी, और वो आके मिल जाती है किसमें, लूनी नदी में। ओके, अब लूनी नदी आगे चलती है। ठीक है, कंटिन्यूस। अब जोधपुर वाले इलाके में और पाली वाले इलाके में पहुंच गए। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। अब देखिए इधर की साइड में सोजत वाला इलाका यानी पाली का एक जगह है जिसका नाम है खारिया नीव, वहाँ से एक नदी निकलती है गुहिया नदी। ओके, एंड उसके अलावा अरावली पर्वतमालाओं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बांडी नदी, और उसकी एक सहायक नदी होती है खारी नदी। ठीक है, ये खारी नदी और यहाँ पे बांडी नदी पाली नाम शहर के किनारे होके जाती हैं, बट उससे पहले एक हेमावास नाम का एक बांध बनाती हैं दोनों मिलने के आसपास में, और फिर उसके बाद में पाली शहर के किनारे होते हुए बांडी नदी जाती है और कहाँ मिल जाती है, लूनी नदी में मिल जाती है। गोहिया एक्चुअली में बांडी में मिलती है और बांडी नदी जो है वो लूनी नदी में मिल जाती है। इसी तरीके से खारी जो है वो बांडी में मिलती है। ओके, फिर आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि
पाली में एक देसुरी की नाम की एक जगह है, देसुरी नाल भी आपको देख ली, लास्ट लेक्चर में देखा होगा। तो वहाँ से एक नदी निकलती है और उस नदी पर एक बांध बना हुआ है, उसका नाम है बाकली बांध। ठीक है, ठीक है। तो उस नदी पर एक बांध बना हुआ बाकली बांध, उसके बाद में वो नदी चलती है और लूनी नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ देखिए, इस क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मीठली नदी, और मीठली नदी पर मीठली बांध बना हुआ है और वो चलती जाती है और यहाँ आके मिल जाती है लूनी नदी में। तो लूनी नदी यहाँ तक आ चुकी है। और ये जगह कौन सी आ गई है? बालोतरा, बालोतरा वाली जगह आ गई है। बालोतरा के बाद में इस क्षेत्र में जो है वो पानी में लवणता अधिक हो जाने के कारण पानी जो है वो खारा हो जाता है। नदी आगे जा रही है कंटिन्यूसली आगे जा रही है। ये अपने सांचौर वाली जगह तक पहुंच गई है, यहाँ पे जालोर तक पहुंची है। अब इसके आसपास में आप देखिए, यहाँ पे क्या होता है, एक गोरिया पाली नाम की एक जगह है पाली में, वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जवाई। जवाई पर वहीं पाली में ही जवाई बांध बना हुआ है और आगे वो नदी चलती जाती है और जालोर शहर उसी के किनारे बसा हुआ है, जवाई नदी के किनारे। जवाई नदी को सुकड़ी सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। उसकी एक सहायक नदी शेरगांव से निकलती है, सिरोही से, और वो उस नदी का नाम है खारी सेकंड बोल सकते हो उसे। ओके। उसके अलावा एक जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं सिरोही में, वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सागी, और ये मिल करके यानी जवाई नदी मिल करके जाती है किसमें? लूनी नदी में। ओके। तो ये इस तरीके से मैप है लूनी नदी का। अजमेर से निकलती है, अजमेर के बाद में नागौर वाले क्षेत्र में चलती है, उसके बाद में पाली वाले क्षेत्र में चलती है, उसके बाद में जोधपुर वाले क्षेत्र में चलती है, उसके बाद में अपना बाड़मेर और सिरोही वाले क्षेत्र में चलती है। कितने ज़िले बता दिए मैंने? 6 ज़िले आपको मैंने बता दिए। 6 ज़िले कौन कौन से हुए? दोबारा से देखिए, एक तो हुआ अपना अजमेर वाला, एक हुआ अपना नागौर वाला, एक हुआ अपना पाली वाला, एक हुआ अपना जोधपुर वाला। 4 जोधपुर, पाली यहाँ पे किस नदी के किनारे? बांडी नदी के किनारे। ओके। उसके बाद में एक हुआ अपना बाड़मेर, क्योंकि बालोतरा बाड़मेर में ही आता है। उसके बाद में एक हुआ अपना जालोर। ठीक है। और एक हुआ अपना बाड़मेर। तो कुल मिला के हो गए 6 ज़िले। ठीक है। तो और यही मैप मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, थोड़ा सा क्लियरिटी करे हुए। वहाँ पे गूगल अर्थ में था, यहाँ पे डायरेक्ट उस मैप को मैंने अलग से डाल दिया है। वही चीज़ रिवाइज होंगी, एक बार जल्दी से 1 मिनट 2 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं। देखिए, अजमेर नाग पहाड़ियों से निकल रही है साबरमती, पुष्कर से निकल रही है सरस्वती। ओके। आगे लूनी नदी चलती जा रही है। अब यहाँ जावाजी से लिल्ली नदी आके मिल जाती है, ऊपर पोडलू से जोजड़ी नदी आके मिल जाती है। ठीक है, चलते हैं। अब उसके अलावा एक बांडी नदी आती है जो इसके किनारे पाली शहर बसा हुआ है और जिस पर हेमावास का बांध बना हुआ है, जिसकी एक सहायक नदी खारी है और एक सहायक नदी गुहिया है, जो कि अपना पानी जो है फाइनली बांडी, और बांडी जो है वो पानी भेज देती है अपना लूनी नदी में। उसके अलावा देसूरी से एक सुकड़ी नदी निकलती है जिस पे बाकली बांध बना हुआ है और सीधा आके लूनी नदी में मिल गई। उसके बाद में मीठड़ी, जिस पे मीठड़ी बांध बना हुआ है, वो अपना पानी आकर के लूनी नदी में डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पे गोरिया नाम की एक जगह से जवाई नदी निकलती है जिस पे जवाई बांध बना हुआ है, और जवाई नदी को हम सुकड़ी सेकंड के नाम से भी जानते हैं। आगे की साइड में उसकी अन्य 2 सहायक नदियाँ हैं, खारी सेकंड और सागी नदी। ठीक है। इस जवाई नदी पे जो जवाई बांध बना हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जवाई बांध जो है वो मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है। और ये जो इम्पोर्टेंट ज़िले जैसे पाली, उसके अलावा जोधपुर, बाड़मेर और सिरोही, इन जिलों के लिए पानी की जलापूर्ति करता है। और ये अगर इसमें पानी की कमी हो जाती है तो उदयपुर में एक जगह है जहाँ पे सेई नदी है और सेई बांध बना हुआ है, वहाँ से जल सुरंग के द्वारा इस जवाई नदी में पानी डाला जाता है। तो ये की पॉइंट के रूप में आप याद रखना है। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है। देख लीजिए, लूनी नदी जिसका प्राचीन नाम लवणवती, जिसके 6 जिलों में होके जाती है, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, उसके बाद में जालौर और बाड़मेर, ये 6 जिले मैंने आपको बताए। इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है लूनी नदी का? नागपहाड़ी अजमेर से। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी है, इसलिए मरुस्थल की गंगा कहते हैं। स्थानीय नाम अजमेर में इसका क्या है? सागरमती है। ओके, ये वाला मैप क्लियर हुआ। अब इसकी सहायक नदियों को याद करने के लिए जो है वो ट्रिक भी है, और लूनी अब्बा क्षेत्र को याद करने के लिए जो 6 जिले बताएं उनको याद करने के लिए भी ट्रिक है। बट मुझे नहीं लगता आपको याद करने के लिए ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। 6 जिलों के जो नाम बताए मैंने वो आसानी से आप याद कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका गूगल में राजस्थान का मैप क्लियर है तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, यहाँ अजमेर है, यहाँ नागौर है, इसके बाद में यहाँ पाली है, यहाँ जोधपुर है, यहाँ बाड़मेर है और यहाँ सिरोही है। 6 जिले याद हो गए। इसमें कहाँ पे आपको ट्रिक लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी? फिर भी एक ट्रिक है, अपना बजाज जोधपुर। ठीक है, अपना बजाज
तो अपना यानी अजमेर, पा यानी पाली, ना यानी नागौर, बा यानी बाड़मेर, जालौर और जा जोधपुर। अपना बजाज नाम के ट्रिक है, तो याद रहे, ये कर सकते हैं। बाकी गूगल मैप आपका क्लियर है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सहायक नदियों को याद करने की भी ट्रिक है। सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सहायक नदियाँ याद नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक मैं आपको बोलता हूँ, ये वाली ट्रिक है, इस ट्रिक को मैं आपके सामने बोलता हूँ। सूकी बांडी खारी जो जवाई से गुहिया में मिली। दोबारा से मैं बोलता हूँ, सूकी बांडी खारी जो जवाई से गुहिया में मिली, ठीक है। अब मैं नदियों के नाम बोलता हूँ, उनके की फीचर्स बोलता हूँ। ये प्रमुख सहायक नदियाँ, सूकी यानी सूकड़ी, ठीक है। तो सूकड़ी जो है उस पर बाकली बांध बना हुआ है। अब मैप में अगर देखना चाहें तो ये वाली जो देसुरी से निकल के जा रही है, ये नदी जो है वो सूकड़ी है, जिस पे बाकली बांध बना हुआ है। अच्छा, इस मैप में एक चीज़ और आप देख लीजिए कि ये लूनी नदी है, ठीक है। इस लूनी नदी का ये इस साइड में जा रही है, इस साइड में जा रही है, तो ये हिस्सा होगा इसका दायां हिस्सा यानी, और ये हिस्सा होगा इसका बायां। जिस साइड में आप जाते हो उससे हिसाब से देख लीजिए। अगर आप इस साइड में जा रहे हो तो आपका इस साइड में हाथ होगा वो दायां हाथ होगा, और इस साइड में बायां हाथ होगा। तो दाईं दिशा से सिर्फ आपको एक नदी आती दिख रही होगी, एक नदी आती दिख रही होगी दाईं दिशा से, और वो कौन सी नदी आपको दिख रही है? नागौर से आती हुई जोड़जिडी नदी है। ओके, तो एक तो मैंने आपको सुकड़ी बता दी, जिसपे कौन सा ये वाली देसुरी से निकलने वाली सुकड़ी नदी, जिसपे कौन सा बांध बना हुआ है? बाकली बांध, जालौर के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट बांडी। बांडी और बांडी की सहायक नदी है खारी, ठीक है। बांडी और खारी, इन पे दोनों पे हेमावास का बांध बना हुआ है पाली में, और पाली शहर भी बांडी नदी के किनारे बसा हुआ है। और इस बांडी को हम रासायनिक नदी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे रंगाई छपाई का उद्योग अधिक प्रसिद्ध है, तो इसलिए हम जो है वो इसे हम रासायनिक नदी। कौन सी है बांडी नदी? ये वाली अरावली से निकलती है इस तरीके से। अब यहाँ पे जो बांध बना हुआ है वो हेमावास का बांध है, जो कि खारी और बांडी के संगम पे ही बना हुआ है। उसके बाद में पाली शहर, इसी के किनारे, पाली में रंगाई के अधिक उद्योग हैं, इसके कारण केमिकल अधिक मिल जाते हैं इसमें, तो इसे हम रासायनिक नदी भी बोल देते हैं। तो दूसरी नदी यहाँ पे हुई बांडी नदी, जिसकी सहायक खारी। तो जो ट्रिक बताई थी, सूकी बांडी खारी जो जवाई से गुहिया में मिली, तो खारी हो गई, जो यानी जोजड़ी। अब जोजड़ी कौन सी है? ये ऊपर से आने वाली एकमात्र नदी, ठीक है। तो एकमात्र नदी जो दाहिनी सहायक नदी है, ठीक है, ये अरावली से नहीं निकलती, इसका उद्गम नागौर से पोडलू गांव से होता है। जवाई, जवाई सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रिक क्या है? सूकी बांडी खारी जो जवाई से गुहिया में मिली। तो नेक्स्ट नदी जवाई। जवाई इंपॉर्टेंट है, इसे पश्चिम राजस्थान की गंगा कहा जाता है। अब क्यों कह रहे हैं पश्चिम राजस्थान की गंगा? देखिए, यहाँ से निकल रही गोरिया से, और यहाँ पे इस पे जवाई बांध भी बना हुआ है, और जालौर इसके किनारे बसा हुआ है, और यहाँ तक जा रही है, ठीक है। तो ये लूनी के बाद में दूसरी बड़ी लंबी नदी है, लूनी के बाद में दूसरी लंबी, बाकी इतनी लंबी नहीं है, इतनी लंबाई वाली दूसरी और कोई नहीं है। लंबाई आपको याद नहीं रखनी है, ओके, बस लूनी की याद रख लेना। राजस्थान में 350 किलोमीटर है, और ऑल है 495। तो ये है इस तरीके से, तो इसको हम बोलते हैं पश्चिमी राजस्थान की गंगा, ठीक है। और लूनी को क्या बोलते हैं? मरुस्थल की गंगा, ठीक है। इस जवाई नदी पे जो है वो जवाई बांध बना हुआ है पाली में, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। और अगर जवाई नदी में, जवाई बांध में पानी की कमी हो जाती है, तो सेई जल सुरंग है, सेई जो है वो नदी, उस पर बना हुआ बांध, उसके द्वारा जो है वो जल सुरंग के माध्यम से पानी को छोड़ा जाता है। कहाँ पे? जवाई बांध में, ठीक है, जिसे हम मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। अगली नदी से यानी सागी, गुहिया यानी गुहिया नदी, मिली यानी मीठड़ी, और लीडड़ी, ये तो शुरुआत में ही आ जाती हैं दोनों नदियाँ। ओके, लीलड़ी, ठीक है, लीलड़ी ये नदी हो गई, और उसके अलावा मीठड़ी नदी ये हो गई, जिसपे मीठड़ी बांध बना हुआ है, ठीक है, मीठड़ी नदी हो गई। आगे बात समझ में? सूकी बांडी खारी जो जवाई से गुहिया में मिली, ठीक है। सूकी जिसपे बाकली बांध बना हुआ है जालौर में, बांडी जिसपे हेमाबास बांध बना हुआ है, खारी उसकी सहायक नदी है बांडी नदी की। बांडी नदी के किनारे पाली शहर बसा हुआ है, जिसे हम नदी को, बांडी नदी को हम रासायनिक नदी भी बोलते हैं। जोजड़ी एकमात्र सहायक नदी जो ऊपर से आके मिलती है। ओके, जवाई पश्चिम राजस्थान की गंगा, जवाई बांध बना हुआ है, मारवाड़ का अमृत सरोवर, और यहाँ पे सेई जल सुरंग के द्वारा आपूर्ति की जाती है। और बाकी अलावा सागी, मीठड़ी, लीलड़ी और जवाई, ठीक है। सहायक नदियों में एकमात्र जोजड़ी है जो उत्तर से आके मिलती है। लूनी नदी से जोधपुर के जसवंत नगर बांध की आपूर्ति हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा की पॉइंट के रूप में आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पे इस जगह पे जसवंत बांध बना हुआ है लूनी नदी के जस्ट पास में।
और उस जसवंत बांध जो है वो महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा बनाया गया था, जोधपुर के लिए जलापूर्ति करते हैं वहाँ से। तो लूनी नदी के द्वारा जो है वो जसवंत बांध में जल आपूर्ति की जाती है। अब यहाँ पे बांधों को हम देख ही लेते हैं। देखो कौन कौन से बांध हैं इस नदी पे, लूनी नदी पे। एक तो हो गया जसवंत बांध, ठीक है। एक आप देख रहे होंगे हेमावास बांध, जो कि ओरिजिनली किस नदी पे बना हुआ है, बांडी नदी पे, ठीक है। बांडी और खारी के सहयोग पे, तो लेकिन बोलते हैं बांडी नदी का। उसके बाद में आप देखेंगे मीठड़ी नदी पे मीठड़ी बांध और जवाई नदी पे जवाई बांध। बस ये 4 बांध इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। आगे अपना बांध परियोजना वाला ही टॉपिक है इसका, कि लूनी नदी से रिलेटेड बांध परियोजना है। पहला जसवंत सागर, जिसे हम पिचियाक बांध के नाम से भी जानते हैं, जोधपुर में लूनी नदी पे बना हुआ डायरेक्टली। हेमावास पाली में, जो कि बांदी नदी पे बना हुआ है, बांडी नदी पे। बाकली बांध जालौर में, जो कि सुकड़ी नदी पे बना हुआ है। जवाई बांध सुमेरपुर पाली में, जिसे हम जवाई नदी पे बना हुआ मानते हैं। ओके, जवाई नदी पर बना हुआ है। और उसके अन्य नाम क्या है, मारवाड़ का अमृत सरोवर, पश्चिम राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है, इसलिए मारवाड़ का अमृत सरोवर। यहाँ से पाली, जोधपुर, जालौर, सिरोही में जो है वो जलापूर्ति की जाती है। और अगर जवाई बांध में पानी की कमी हो जाती है तो जो है वो सेई जल सुरंग द्वारा जो है पानी छोड़ा जाता है। सेई उदयपुर में आता है, तो उदयपुर से पानी, और ये राजस्थान की पहली जल सुरंग परियोजना थी। ओके, अब बात करते हैं सेकंड नदी के रूप में माही नदी। लूनी नदी कंप्लीट हुई, उसकी सहायक नदियाँ कंप्लीट हुई, उसके की फीचर्स कंप्लीट हुए, उसके बांध कंप्लीट हो गए। ओके, अब मैं 3-4 बार रिवाइज कर चुका हूँ और लास्ट में जाते जाते एक बार और रिवाइज करेंगे। माही नदी, माही नदी का उद्गम स्थल जो है वो मेहद नाम की जगह या महेंद्र नाम की झील है, एक अमरेरू के पास में। अमरेरू एक जगह है, झील नहीं है, अमरेरू गांव है, ठीक है। अमरेरू नाम की एक जगह है, अमरेरू गांव से निकलती है, ठीक है। अब देखो ऐसा है, मैंने खूब गूगल मैप पे सर्च किया, तो ऐसा होता है अमरेरू गांव के पास में से नदी निकलती बहुत कम दिखती है, कहीं आगे दिख रही है, कहीं पीछे दिख रही है। और जहाँ से नदी निकलती है ना, ओरिजिनली वहाँ तो खेत ही खेत बने हुए हैं। तो फिक्स जो है नदी का जो ओरिजिन है ना, वो आप गारंटेड नहीं कह सकते कि फिक्स यहीं से निकल रही है। अगर वो झील से निकल रही होती है तो ठीक है। अब यहाँ पे मेहद झील मैंने ढूंढने से भी नहीं मिली, मुझे कहीं पे भी नहीं मिली गूगल मैप में। मेहद झील मुझे गूगल मैप में कहीं नहीं मिली। मैंने पूरे तरीके से मेहद गांव ढूंढ लिया, वहाँ एक कोई तालाब भी नहीं दिखा मुझे। तो ऐसा है कि पुराने समय पे रहा होगा वहाँ कुछ, अब वर्तमान में कुछ नहीं है। संगम खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। और ये निकलती जो है वो मेहद झील अमरेरू गांव से, वहाँ पे विंध्याचल पर्वत है, वहाँ से निकलती है और धार जिला एमपी में आता है, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो एक मेहद झील है, ठीक है। गूगल मैप में ढूंढने से नहीं मिली मुझे, अब हो सकता है कि पुराने समय पर रही हो। तो मेहद झील अमरेरू गाँव, जो कि धार जिला एमपी में आता है, वहाँ से ये नदी निकलती है और इस तरीके से एमपी से एंटर होती है हमारे राजस्थान में खादू गाँव से। खादू गांव जो है वो बांसवाड़ा में, और यहाँ पे इस पे माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। उससे आगे कागदी पिकअप बांध बना हुआ है और इस तरीके से यू टर्न लेती है। और यू टर्न लेती है तो यहाँ पे जो है वो बेणेसर द्वाम है, जहाँ पे सोम और जाखम नदियाँ आकर के इसमें मिलती हैं। और आगे इस तरीके से गलियाकोट स्थल इसी के पास में है, अनास नदी आके इसमें मिलती है। और गुजरात में कड़ाना बांध बना हुआ है और नीचे की साथ में खंबात की खाड़ी में अपना पानी छोड़ देती है। एक्चुअली में खंबात की खाड़ी में नहीं, हाँ ये खंबात की खाड़ी तक जाती है लूनी, ये वाली जो है वो खंबात की खाड़ी में जाती है, बे ऑफ खंबात में। कच्छ जो है वो इस जगह पे, कच्छ जो है वो इस जगह पे, लूनी नदी जो है वो अपना पानी कच्छ में छोड़ दी है। ओके, तो ये जो है वो अपनी लूनी नदी है। कुछ की पॉइंट, इसकी जो टोटल लंबाई है मत याद रखना, 576 मत याद रखना, ठीक है। लेकिन राजस्थान में जो लंबाई है वो आप एग्जैक्ट याद रख सकते हो, क्योंकि राजस्थान में यहाँ से एंटर हो रही है, ये आप आराम से गिन सकते हो, ये क्लियर है। तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर, ये पूछा जा सकता है। लूनी नदी की कुल लंबाई नहीं पूछी जाएगी, राजस्थान के अंदर कितनी लंबाई ये पूछी जा सकती है। इसका अब बात क्षेत्र आप खुद देख लीजिए, यहाँ बांसवाड़ा में एंटर हो रही है। थोड़ा सा इधर अगर देखें तो प्रतापगढ़ वाला इलाका जिसमें इसकी सहायक नदियाँ हैं, उसके अलावा और देखें तो ये इधर डूंगरपुर वाला इलाका। तो ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ तीन जिलों में इसका जो है वो अब्बा क्षेत्र है। माही नदी जो हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है वो कौन सी जगह से करती है, ये खादू गांव है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे राजस्थान में खादू गांव से जो है वो प्रवेश करती है, उल्टा यू आकार बनाती है, ठीक है। तो ये उल्टा आकार यू बनाती है और कर्क रेखा से 2 बार काटती है ये। अब ये की पॉइंट है, देखिए 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो इस तरीके से जाती है, इस जगह से होके जाती है, जिसके किनारे जो है वो बांसवाड़ा शहर है एक तरीके से, और ये डूंगरपुर जिले से भी होकर गुजरती है। तो ये यू आकार बना रही है, एक बार यहाँ काट रही है कर्क रेखा को, एक बार यहाँ काट रही है। अब वैसे कर्क रेखा काल्पनिक रेखा है, लेकिन काट तो रही है, काल्पनिक रेखा को भी काट रही है, ठीक है। तो ये लूनी नदी है।
इसे कांठल की गंगा भी कहते हैं। अब कांठल की गंगा क्यों, कि ये वाला जो क्षेत्र है लूनी नदी का सारे सारे वाला कांठल यानी किनारा, इस लूनी नदी के किनारे वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं कांठल। अब कांठल क्षेत्र बोलते हैं तो कांठल की गंगा इसे बोल देते हैं कांठल की। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं, स्वर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा, क्योंकि दक्षिण राजस्थान की सबसे इंपॉर्टेंट नदी ये है। ठीक है, दक्षिण राजस्थान की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। बागड़ की गंगा, मैंने पहले ही बताया था कि इस क्षेत्र में व्याघ्र घाट यानी बागड़ बाघ अधिक मिलते थे, तो इस क्षेत्र को हम बागड़ बोलते थे, तो यहाँ पे इसे बागड़ की गंगा भी बोलेंगे। और इस क्षेत्र में अगर आप देखें तो नीचे की साइड में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में सबसे ज़्यादा आदिवासी पाए जाते हैं, तो इसलिए इसे आदिवासियों की गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके क्या क्या उपनाम रहे, एक तो माही नदी तो मैंने बता ही दिया, कांठल की गंगा, ठीक है, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, बागड़ की गंगा और आदिवासियों की गंगा, ये इसके उपनाम है। मैप में आप इसे देख लीजिए, ये अपनी मेहद झील से अमरेरू नाम के गांव से निकल के आ रही है और हमारे राजस्थान में खादू नाम की जगह पे एंटर होती है। उसके बाद में ये एक माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डैम बना हुआ है, बांध बना हुआ है, जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, क्योंकि इस बांध की जो बांध यानी रोकना, एक पाल बनाना, तो रोकने वाला जो बांध है उसकी लंबाई सबसे अधिक है। उसके बाद में इस पर कागदी पिकअप बांध बना हुआ है और वो इस तरीके से यू टर्न लेती है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ छोटी सादड़ी, ये प्रतापगढ़ वाला इलाका है, यहाँ छोटी सादड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जाखम, और इधर उदयपुर की साइड में बीछामेड़ी की पहाड़ियाँ हैं, उनसे एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोम, ठीक है, जिसपे यहाँ पे सोम कमला परियोजना है। तो सोम और जाखम यहाँ पहले मिलती हैं, उसके बाद में ये दोनों मिलकर के यानी सोम की सहायक नदी के रूप में जाखम आती है और यहाँ बेणेश्वर धाम में आकर के मिलती हैं। यहाँ पे एक बहुत शानदार सा मंदिर बना हुआ है बेणेश्वर धाम, जो नदियों के बीच में बना हुआ है, ठीक है, जहाँ संगम होता है उनके बीच में बना हुआ है। और बेणेश्वर धाम में आदिवासियों का जो है वो कुंभ लगता है। इधर की साइड में 3 नदियाँ मिल रही हैं, एक्चुअली में 3 तो नहीं मिल रही हैं, एक चीज़ क्लियर समझिए, 3 डायरेक्टली नहीं मिल रही हैं, सोम, जाखम और हम माही का तीनों का संगम बोलते हैं, लेकिन जाखम पहले ही सोम में मिल चुकी होती है और सोम आकर के मिलती है माही में। फिर भी हम पढ़ते हैं क्या है कि यहाँ पे सोम, जाखम और माही तीनों का संगम है, क्योंकि थोड़ा देर पहले ही मिली है वो। ओके, तो यहाँ पे बेणेश्वर धाम में मेला लगता है, आदिवासियों का कुंभ जिसे बोला जाता है। उसके बाद में थोड़ा सा आगे देखते हैं तो डूंगरपुर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से एक नदी निकलती है मोरेन, और मोरेन नदी जो है वो इसमें आके मिलती है गलियाकोट की नाम की एक जगह पे, जहाँ पे दाऊदी बोहरा नाम के समाज का जो है वो उर्स का मेला लगता है। उसके अलावा हम देखते हैं आम्बेर नाम का गांव है एमपी में, वहाँ से एक नदी निकलती है, राजस्थान में एंटर होती है कुशलगढ़ से, उस नदी का नाम है अनास, और आकर के मिल जाती है लूनी नदी में। अब लूनी नदी पे आगे जाने पे यहाँ पे कड़ाना बांध, अब बांध तो यहाँ बना होगा, बांध का मतलब रोकना, बांध देना, बांध तो यहाँ बना है लेकिन उसके पीछे की साइड में बहुत सारा पानी जिसमें से कुछ हिस्सा राजस्थान में भी आता है, तो वो कड़ाना बांध, लेकिन वो गुजरात के द्वारा बनाया गया, गुजरात के यूज में, ठीक है, तो ये कड़ाना बांध, और ये अपना लास्ट में पानी जो है वो महिसागर जिले से होते हुए जाती है, गुजरात का महिसागर जिले से होते हुए और खंभात की खाड़ी में अपना पानी छोड़ देती है। तो ये की पॉइंट हो गई। अब की पॉइंट और देख लीजिए, अब यहाँ पे छप्पन का मैदान, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, राजस्थान में माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान बोलते हैं। यहाँ पे बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में 56 गाँव का एक समूह है, जहाँ पे मैदान उपजाऊ मैदान है, इसलिए छप्पन का मैदान बोलते हैं। त्रिवेणी संगम यहाँ पे बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है, जहाँ पे सोम, जाखम और माही नदी मिलती हैं। मैंने डायरेक्टली तो बोला था कि डायरेक्टली नहीं मिल रही हैं, क्योंकि पहले ही बता दिया मैंने कि जाफन नदी आके मिल जाती है सोम में, सोम आके मिलती है माही में, ठीक है, तो सोम, जाखम, माही का बोलते हैं उसे। और यहाँ पे माघ पूर्णिमा को मेला लगता है जिसे आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं, जिनमें सर्वाधिक भील जनजाति के लोग शामिल होते हैं, क्योंकि भील जनजाति वहाँ सर्वाधिक है। उसके अलावा 2 की पॉइंट है, सुजलाम सुफलाम योजना, तो माही नदी में सफाई कार्यक्रम चलाया गया था, उसे सुजलाम सफलाम योजना के नाम से जाना जाता है। इससे रिलेटेड एक शब्द और आता है सुजलम परियोजना, जो कि माही से रिलेटेड नहीं है, बाड़मेर में बार्क के द्वारा, भाभा एटॉमिक रिसर्च के द्वारा, बार्क के द्वारा जो है वो इससे रिलेटेड
इस सुजलाम सुफलाम परियोजना से रिलेटेड एक शब्द और आता है सुजलम परियोजना, जो कि यहाँ से रिलेटेड नहीं है, एक शब्द सेम जैसा है, इसलिए मैंने यहाँ इसे डाल दिया। सुजलम परियोजना बाड़मेर में बार्क के द्वारा एक चलाई गई पेयजल परियोजना। थोड़ा सा याद रखना, सुजलाम सुफलाम क्या है कि माही नदी को सफाई कार्यक्रम चलाया गया था, और सुजलम परियोजना बाड़मेर में बार्क के द्वारा चलाई गई पेयजल परियोजना थी। अब इस पे प्रमुख बांध जो बने हुए हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, माही नदी पे जो है राजस्थान और गुजरात दोनों ने संयुक्त परियोजना चलाई, जिसमें जल की अगर बात करें तो राजस्थान को जो जल मिलेगा वो 45% मिलेगा टोटल माही नदी का जो जाने वाला है, लेकिन जल विद्युत परियोजना है, अगर बिजली अगर बनाई जाएगी तो उसका 100% राजस्थान को मिलेगा। ठीक है, तो इस परियोजना में दो तो बांध बनाए गए थे बड़े बड़े, माही बजाज सागर और कड़ाना बांध। ठीक है, राजस्थान को जल कितने मिलने वाला है? 45%। उसके अलावा एक और बांध बनाया गया था माही नदी पे, कागदीप पिकअप बांध। ठीक है, तो तीन के नाम आपको याद रखने हैं, माही बजाज सागर, कड़ाना और कागदीप पिकअप, तीनों के तीनों माही नदी पे बने हुए हैं। ओके, तो माही बजाज, अब देख लीजिए मैप के थ्रू देख लीजिए, माही नदी इस तरीके से आती है एमपी से, यहाँ खादू में प्रवेश करती है, उस पर माही बजाज सागर बना हुआ है। उसे थोड़ा सा आगे जाने पे यहाँ पे कागदीप पिकअप बांध है, यहाँ बेड़ेश्वर धाम है, त्रिवेणी संगम है, यहाँ गलियाकोट है। आगे जाते हैं तो यहाँ पे जो आता है वो आता है अपना कड़ाना बांध, जो कि गुजरात में बना हुआ है, और इसका जो पानी है उस पानी का जो 45% है वो हमारे राजस्थान को मिलता है, और विद्युत उत्पादन का 100% राजस्थान को मिलता है। ओके, तो माही बजाज सागर बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है, ये लॉन्गेस्ट डैम है। की पॉइंट याद रखने का है, हमारे राजस्थान का सबसे लंबा बांध, बांध का मतलब होता है रोकना, दीवार बना के खड़ी करके रोक देना पानी को, तो सबसे लंबा बांध जो है वो कौन सा है? माही बजाज सागर, जिसकी लंबाई है 3109 मीटर, याद रखनी होगी, 3109 मीटर, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ दी राजस्थान, और ये दक्षिण राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है। अब बात चल रही है सिर्फ दक्षिण राजस्थान वाली की। ओके, पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना जवाई बांध परियोजना, दक्षिण राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना ये माही बजाज सागर, जो सबसे लंबा है 3109 मीटर का। कहाँ पे है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में माही नदी पे बना हुआ है। नेक्स्ट, कड़ाना बांध, ये गुजरात के द्वारा निर्मित है, और टोटली ये गुजरात के अंतर्गत है, क्योंकि यहाँ से राजस्थान खत्म हो जाता है, उसके बाद में ये बना हुआ बांध कहाँ पे? ये गुजरात में बना हुआ है। उसके अलावा कागदी पिकअप डैम जो बना हुआ है माही नदी पे बना हुआ है, बांसवाड़ा में ही बना हुआ है। ठीक है, बांसवाड़ा में, यहाँ पे बांसवाड़ा, यहाँ बांसवाड़ा जिला है, तो ये पूरा इलाका बांसवाड़ा का है, ये वाला डूंगरपुर का है। ओके, अब दो इसकी सहायक नदियों के, जैसे सोम कमला अम्बा डूंगरपुर में बनी हुई है, सोम नदी पर सोम कमला अम्बा। ठीक है, सोम कमला, और एक है सोम कागदर और एक है सोम कमला अम्बा। तो दो, सोम कागदर जो है वो उदयपुर में है, सोम कमला जो है वो डूंगरपुर में। जाखम नदी पर जाखम बांध बना हुआ है प्रतापगढ़ में, सीता माता अभ्यारण्य में, और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जो हाईएस्ट 81 मीटर का है। ठीक है, तो अब इस वाले मैप में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ से माही नदी आई, यहाँ एंटर किया, तो यहाँ पे कुशलगढ़ नाम की तहसील में यहाँ माही बजाज सागर बना हुआ है, जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है 3109 मीटर, राजस्थान का सबसे लॉन्गेस्ट डैम अपना माही बजाज सागर का। ओके, उसके बाद में आगे कागदी पिकअप बांध, बस इतना याद रखना कि ये बांसवाड़ा में है और माही नदी पे। उसके बाद में इस तरीके से आते हैं, और यहाँ पे ये जो आप बांध देख रहे हैं कड़ाना बांध, तो कड़ाना बांध जो है वो गुजरात में बना हुआ है, क्योंकि राजस्थान यहाँ पे एंड हो गया तो गुजरात में बना हुआ कड़ाना बांध। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। ओके, ये राजस्थान से सलकारी नाम के गांव से बाहर जाती है नदी, तो बट वो ध्यान रखने वाली बात नहीं। अब यहाँ पे अब बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सोम कमला जो है सोम कमला अम्बा परियोजना और सोम कागदर। तो सोम कागदर पहले, उसके बाद में सोम कमला अम्बा, और छोटी शादी से निकलने वाली जो नदी है जाखम, उस पर बना हुआ है जाखम बांध प्रतापगढ़ में। और जाखम डैम जो है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा 81 किलोमीटर का जो है वो
सबसे ऊंचा। ये वाला इलाका आप देख रहे हैं, ये सीता माता, तो सीता माता अभ्यारण्य से ये नदी निकलती है एक्चुअली में, जाखम नदी, ठीक है। तो सबसे ऊंचा कौन सा है, अपना जाखम बांध, और सबसे लंबा कौन सा है, माही बजाज सागर बांध। आगे बात समझ में। अब इसकी सहायक नदियों को याद करने की एक ट्रिक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दी थी। तो ये ट्रिक है, ए अन्ना चारपाई में सो जा, ए अन्ना चारपाई में सो जा, आसानी से याद रख सकते हैं। ये तो बहुत साधारण सा है, साउथ में अन्ना शब्द बहुत यूज होता है, उससे जाके बोले ए अन्ना चारपाई में सो जा। ए यानी एराव, अन्ना यानी अनास, चारपाई यानी चाप नदी, और में यानी मोरेन नदी, उसके बाद में सो यानी सोम नदी, और जा यानी जाखम नदी। एराव, अनास, चाप, उसके बाद मोरेन। तो मोरेन नदी का मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मोरेन नदी कौन सी है, ये जो निकल के आ रही है यहाँ से इधर, ठीक है, ये इस वाले मैप में देखते हैं, ठीक है। यहाँ डूंगरपुर की पहाड़ियों से आती है मोरेन नदी, और गलियाकोट के पास में जाके मिल जाती है किसमें, लूनी नदी में। तो मोरेन नदी जो है वो यहाँ पे मिलती है गलियाकोट त्रिवेणी संगम में, माही, मोरेन, और आसपास में ही यहाँ पे अनास नदी भी मिल जाती है, तो गलियाकोट त्रिवेणी संगम भी बोला जाता है ऐसे, ओके। उसके अलावा सोम नदी का मैंने आपको बताया था कि बीछमबेड़ी की पहाड़ियों से निकलती है वो, ये इसकी जो सहायक नदी है वो जाखम नदी है, ठीक है। और इनका जो त्रिवेणी संगम होता है वो माही नदी के साथ में होता है। इस सोम नदी पे सोम कागदर उदयपुर में, सोम कमला अम्बा डूंगरपुर में। ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, की पॉइंट के रूप में याद रखने वाली बात है, पूछा जाता है सोम कागदर जो परियोजना है वो किस जिले में है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। सोम कागदर उदयपुर में है, थोड़ा सा ऊपर है, और सोम कमला थोड़ा सा नीचे यानी डूंगरपुर में है, बस इतना ध्यान रखना। जाखम को आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। अब ठीक है, यहाँ पे जाखम को आदिवासियों की गंगा भी कह रहे हैं। उसके बाद में उद्गम इसका छोटी सादड़ी की पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद में जाखम बांध जो है वो प्रतापगढ़ में, और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध इसी पे बना हुआ है, ओके। तो ये अपनी लूनी नदी क्लियर हुई, ठीक है। अब दोनों के नाम पे ही आदिवासियों का गंगा बोला गया है, बट आप याद रख लेना माही को आदिवासियों की गंगा कहेंगे, ठीक है। जाखम को छोड़ देना उसमें, ओके। जाखम को छोड़ देना, क्योंकि अब दोनों का नाम उन्होंने दे दिया, तो इसे अब जाखम वाले को छोड़ देना, माही को याद रख लेना, ओके। साबरमती नदी, पहली लूनी कंप्लीट हुई, दूसरी अपनी माही इंपॉर्टेंट नदी कंप्लीट। अब साबरमती और बाकी छोटी हैं। साबरमती का उद्गम जो है वो बाकल नदी के रूप में फुलवारी की नाल से होता है, ठीक है। बाकल नदी के नाम से जानी जाती है शुरुआत में, फुलवारी की नाल मैप में आपको बताया हुआ है। ये गुजरात उदयपुर वाला इलाका, इसमें थोड़ा सा आगे जाने पे यहाँ पे फुलवारी पहाड़ियाँ हैं, और वहाँ पे फुलवारी की नाल यानी एक दर्रा है, तो वहाँ से जो है वो बाकल नदी के रूप में निकलती है, इसकी सहायक नदियों के रूप में मिल जाती हैं, और फिर ये साबरमती के नाम से जानी जाती है, ओके। इस तरीके से ये चलती जाती है। इसके किनारे गांधी सागर और अहमदाबाद दो शहर बचे हुए हैं, गांधीनगर यानी महात्मा गांधी जी जहाँ पे अपना निवास स्थान था, और ये खंबात की खाड़ी में जाके अपना पानी छोड़ देती है, ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट देख लीजिए, बाकल नदी के रूप में फुलवारी की नाल से अपना निकलती है, खंबात की खाड़ी में जाके अपना पानी छोड़ देती है, उदयपुर से होते हुए गुजरात में चली जाती है। इसकी कुल लंबाई इतनी है, लेकिन राजस्थान में 28 किलोमीटर। अब ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहता है एक्चुअली में, 28 की जगह, क्योंकि बाकल नदी का पीछे से भी आ सकती है, इसकी किसी सहायक नदी को भी हम मान सकते हैं, तो राजस्थान में नाम मात्र इसकी लंबाई है 28। याद रख लेना, कहीं कुछ और मिल सकता है 20-22, बट इतना याद रख लेना राजस्थान में 28 है, ओके। इसकी सहायक नदियों को याद रखने के आसान ट्रिक है, बैसे हमें मावा चाहिए, तो बैसे हमें मावा चाहिए, बै यानी बैतरक, से यानी सेई, हमें यानी हतमती, मावा यानी मानसी, बा यानी बाकल, ठीक है। बैतरक, सेई, हतमती, मानसी, बाकल, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। वैसे हमें मावा चाहिए, बस इतना का। इसके सारे बचे हुए अहमदाबाद और गांधीनगर हैं। अब साबरमती नदी पर 2 जल सुरंग बनाई गई हैं, ये की पॉइंट के रूप में इंपॉर्टेंट है, बस, ठीक है। साबरमती पर 2 जल सुरंग बनाई गई हैं। एक तो सेई नदी पर से, अब सेई इसकी सहायक नदी है, मैंने यहाँ बताया सेई इसकी सहायक नदी है। सेई नदी पे इस पे सेई जल सुरंग बनाई गई है। लास्ट में ही बता चुका हूँ मैं, जो जवाई बांध था, उस जवाई बांध की जलापूर्ति के लिए राजस्थान की पहली सुरंग उदयपुर से पाली सेई जल सुरंग के रूप में बनाई गई थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था यहाँ सेई से निकल के, और ये जो अपना जवाई बांध है वहाँ पे जो है वो पानी छोड़ा जाता है जल सुरंग के रूप में। दूसरी भी जल सुरंग जैसे बनाई गई है, तो 2 नदियों को जोड़ने के लिए मानसी बाकल जल सुरंग के रूप में, और ये उदयपुर में पड़ती हैं, ठीक है, मानसी और बाकल, ठीक है। तो ये उदयपुर में जलापूर्ति के लिए तो मानसी बाकल नदियों को जोड़ा गया है। राजस्थान की लॉन्गेस्ट जल सुरंग है 11 किलोमीटर की, और उदयपुर जिले की जलापूर्ति इस मानसी बाकल जल सुरंग के माध्यम से की जाती है। इसका अभी के समय पे वर्तमान जो नाम है वो मोहनलाल सुखाड़िया पेयजल परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो ये हुई अपनी साबरमती नदी। दोबारा से मैं बोलता हूँ,
इस मैप को देखिए, ये जो है वो बाकल नदी के रूप में निकलती है और फुलवारी केनाल से निकलती है, पानी उधर भेज देती है। राजस्थान में 28 किलोमीटर है। वैसे हमें मावा चाहिए। बैतरक, सेई, हथमती, मानस, बाकल, गांधीनगर और अहमदाबाद इसके किनारे स्थित हैं। 2 जल सुरंग हैं, सेई जल सुरंग और मानसी बाकल सुरंग। सेई जल सुरंग जो पानी अपना पाली में जवाई बांध में और मानसी बाकल दोनों को जोड़ने के लिए बनाई गई, उदयपुर की जलापूर्ति होती है। लास्ट छोटी सी नदी पश्चिम बनास नदी, ठीक है। पश्चिम बनास भी इस तरीके से निकलती है, सिरोही से कच्छ के रण में जाके अपना पानी छोड़ देती है। देखो यहाँ वाले मैप में मैंने दिखा रखा है, ये वाला, ये लूनी नदी जा रही है और यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे कच्छ का रण है। और यहाँ पे जो ना बॉर्डर डिसाइड ही नहीं हो पाती हैं एक्चुअली में, क्योंकि यहाँ पे दलदली भूमि है, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी करना बहुत आसान नहीं है, ठीक है। इनमें से अगर बीच में अगर देखें तो यहाँ पे एक टापू दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इस टापू पे धौलावीरा सभ्यता पनपी थी पुराने टाइम पे, ओके। तो ये इस तरीके से अगर जाएंगे तो लूनी नदी कच्छ की खाड़ी में जा रही है। उसके अलावा यहाँ पे साबरमती है, वो जा रही है गल्फ ऑफ खंबात में। गल्फ ऑफ खंबात मैंने इंडिया वाले मैप में आपको दिखाई दिया था, इंडिया वाले मैप में मैंने आपको दिखाया था। ये वाले मैप में आप देखेंगे तो ये वाला यहाँ तक जो आ रहा है ना, ये वाला जो क्षेत्र है ये गल्फ ऑफ खंबात है, ठीक है। ये वाला गल्फ ऑफ खंबात है, यहाँ पे पड़ गई अपनी कच्छ की खाड़ी, या रण का कच्छ बोलेंगे, ओके। और वो नीचे की साइड में होती है कच्छ की खाड़ी। एंड फिर उसके अलावा हम बात करते हैं ये माही नदी इस तरीके से आके गल्फ ऑफ खंबात में जाती है। ये जो है वो ये वाली जगह, ये है कच्छ की खाड़ी, ठीक है। ये है रण ऑफ कच्छ, ये है रण ऑफ कच्छ जो दलदली भूमि है गुजरात के अंतर्गत, ठीक है। कच्छ जिला है यहाँ पे, बहुत बड़ा जिला है, एरिया बहुत बड़ा है जिसका, ठीक है। लोकसभा क्षेत्र सबसे अधिक बड़ा जो कौन सा आता है उसमें कच्छ का नाम आता है। और यहाँ से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है पश्चिमी बनास, और वो अपना पानी कहाँ छोड़ देती है, कच्छ के रण में। तो ये की पॉइंट है, कच्छ के रण में। सिरोही से गुजरात में जाती है। इसकी सहायक नदी कुकड़ी और सुकली, याद रख लेना। किनारे बसे हुए शहर, ये माउंट आबू के पास से होके जाते हुए, ठीक है, ये माउंट आबू के पास से होके जाती है इस तरीके से, ओके। माउंट आबू के पास से जाती है और इसके गुजरात में डीसा नगर बसा हुआ है इसके किनारे। इस पे बनास बांध और गोकुलभाई बांध सिरोही में बने हुए हैं। तो बस ये की पॉइंट के रूप में याद रख लेना है आपको, ठीक है। क्या याद रखना है, यहाँ से एक नदी निकल रही है पश्चिम बनास, इस तरीके से जा रही है और यहाँ ये भी कच्छ का रण, ये पूरा का पूरा यहाँ तक, ये दलदली भूमि जो देख रहे हैं वहाँ तक, ठीक है। ये माउंट आबू और यहाँ डीसा गुजरात में एक शहर है, वो दोनों इसी के पास में बसे हुए हैं। और यहाँ पे सिरोही में परियोजना है, एक तो है अपनी गोकुलभाई बांध परियोजना और बनास परियोजना, बस इतना सा की पॉइंट है और कुछ नहीं है ये, ओके। निकलने वाली जगह सिरोही में नया सनवाड़ा नाम का गांव है। बट ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं क्योंकि गांव के आसपास में मुझे ढूंढने से भी कोई नदी नहीं दिख रही थी। मैंने पूरा गांव ढूंढा, कोई आसपास नदी नहीं दिख रही, क्योंकि निकलती रही होगी, अब वर्तमान समय में कोई नहीं है। तो उद्गम स्थल ठीक है, मान लिए आरबीएससी में लिखा हुआ है तो ठीक है। फिक्स लंबाई भी आपको याद नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बाकी अगर कुछ किताबों में डाला हुआ है तो वो देख सकते हैं। ये ऊपर से आप देख रहे हैं घग्गर नदी है, ये अपनी चंबल नदी है जो हम अगले पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हमारी जो है वो कौन सी नदी कंप्लीट हो गई हैं, वो हमारी अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ कंप्लीट हो गई हैं, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। तो ये शुरुआत हुई और जिसमें हमने अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों को कंप्लीट कर लिया है। जिसमें हमने कौन कौन सी नदियाँ देखी, एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। रिवाइज होती है लूनी नदी, माही नदी, साबरमती और पश्चिम बनास नदी। मैं 5 मिनट में ये सब रिवाइज कराता हूँ। तो पार्ट 1 में इतना ही रखते हैं, पार्ट 2 में हम बंगाल की खाड़ी और आंतरिक प्रवाह वाली दोनों को एक साथ में देख लेंगे, ठीक है। ये पार्ट 1 कंप्लीट मानते हैं, बट एक बार रिवाइज कराते हैं। लूनी प्राचीन नाम लवणवती, कहाँ से निकलती है, अजमेर में अपनी जो सर्पलाकार पहाड़ियाँ जिन्हें नाग पहाड़ियाँ बोला जाता है, वहाँ से सागरमती स्थानीय नाम के रूप में ये नदी निकलती है, ओके। इसके अन्य नाम क्या हैं, पश्चिम राजस्थान के सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। कालिदास ने इसे सलीला के नाम से, अंत्यसल्ला के नाम से भी बोला था। राजस्थान में इसकी लंबाई 350 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ अगर आपको याद करनी है तो सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। ये वाली ट्रिक, सूकी बांडी खारी जो जवाई में गुहिया से जाके मिली, ओके। इस तरीके से सूकी बांडी खारी जो जवाई से गुहिया में जाके मिली। तो सुकड़ी पे जिसपे बाकली बांध बना हुआ है, बांडी हेमाबास बांधा बना हुआ है, पाली शहर इसके किनारे स्थित है, रासायनिक नदी के नाम से जाना जाता है। खारी बांडी नदी की सहायक है। जोड़जरी एकमात्र सहायक नदी जो ऊपर से आके मिलती है।
जवाई जिसपे पश्चिमी राजस्थान का मारवाड़ का अमृत सरोवर भी बोला जाता है जवाई। जवाई पे बने हुए बांध को जवाई बांध को, और से ही जल सुरंग से वहाँ पर पूर्ति की जाती है। और जवाई को पश्चिमी राजस्थान की गंगा बोला जाता है, लूनी को मरुस्थल की गंगा बोला जाता है, मीठड़ी और लिडली ये हुए। ओके, तो ये हुई बांध परियोजना, ये हो गई। जसवंत सागर लूनी पे डायरेक्ट है, हेमावास बांध जो है वो पाली में बांडी पे बना हुआ है, बाकली बांध जो है वो सुकड़ी पे बना हुआ है, जवाई बांध जो है वो जवाई नदी पे बना हुआ है। ओके, उसके अलावा ये कुछ की पॉइंट थे, ये मैप में आपको मैंने बताया था, ये पूरा आपको क्लियर कराई दिया था। 6 जिलों से होकर के बहती है, ये भी मैंने आपको बताया था। अपना बजाज नाम का ट्रैक है, बालोतरा के बाद में इसका पानी खारा हो जाता है, तो इसलिए मीठी खारी नदी भी बोलते हैं। बट एक की पॉइंट, रेल या नाड़ा या नेहड़, ये जालौर में लूनी नदी के अब्बाद क्षेत्र को जाना जाता है। माही नदी का उद्गम स्थल मैंने एमपी में मेहर झील अमरोरू नाम के गांव से बताया था, जो कि विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है। ओके, तो वहाँ से निकलती है, खंबात की खाड़ी में जाती है, राजस्थान में 171 किलोमीटर की लंबाई है। अब्बाद क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ बताए थे। खादू गांव से प्रवेश करती है, उल्टे यू आकार में आती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसे कांठल की गंगा भी बोलते हैं। उसके अलावा इसे हम दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी बोलते हैं, बागड़ की गंगा भी बोलते हैं, और आदिवासियों की गंगा भी बोलते हैं। उसके अलावा इससे रिलेटेड 56 का मैदान, 56 गांव का समूह, जो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में है। त्रिवेणी संगम बेंडेश्वर धाम पे भी होता है और गलियाकोट में भी होता है। तो बेंडेश्वर धाम पे सोम जाखम माही, जो जाखम है सोम है जो जाखम में जाके मिल जाती है, और वो माही में मिल जाती है। और माघ पूर्णिमा को यहाँ पे मेला लगता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, जहाँ पे भील जनजाति सबसे ज़्यादा आती है। और सब इसकी सफाई के लिए सुजलाम सुफलाम परियोजना। बांध परियोजना में माही और कड़ाना 2 इंपॉर्टेंट हैं। राजस्थान को पानी जो मिलेगा 45% मिलेगा, लेकिन जो बिजली बनेगी वो 100% राजस्थान को मिलेगी। माही सबसे लंबा बांध 3109 मीटर का, ठीक है, दक्षिण राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना। कड़ाना बांध गुजरात में निर्मित है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ ज़्यादा याद रखने की बात नहीं है। काकद्वीप बांसवाड़ा में है। सोम कमला अम्बा, ये सोम नदी पे बनी हुई है, तो सोम की सहायक नदी सोम कमला अम्बा तो डूंगरपुर में है, और सोम कागदर थोड़ा सा ऊपर है, उदयपुर में। उसके अलावा जाखम नदी पे जाखम बांध बना हुआ है प्रतापगढ़ में, सीता माता अभ्यारण्य के पास में, तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक है, ए अन्ना चारपाई में सोजा, एराव, अनास, चाप, मोरेन, सोम, जाखम, ठीक है। जो मोरेन नदी है वो आकर के मिलती है माई नदी में गलियाकोट के पास में। सोम जो है वो बीछामेड़ी की पहाड़ियों से निकलती है, जाखम नदी इसमें आके मिल जाती है, और ये सोम जो है वो माही में मिलती है, अपना जो बेणेश्वर धाम में जाके मिल जाती है। ओके, इस पे 2 इम्पोर्टेंट हैं, सोम कागदड़ जो है उदयपुर में, सोम कमलांबा अपना डूंगरपुर में। जाखम को ये छोड़ देना, आदिवासियों की गंगा, वो उसी को मान लेना भले ही। ओके, बाकी इसको जाखम को भी बोला जाता है, जाखम वाले क्षेत्र में भी आदिवासी बहुत हैं। तो ये छोटी सादड़ी की पहाड़ियों से निकलती है, और इस पर सबसे ऊंचा डैम बना हुआ है। साबरमती गुजरात से बाकली नदी के रूप में निकलती है, फुलवारी किनाल से खंबाड़ की खाड़ी में छोड़ देती है। राजस्थान में 28 किलोमीटर। वैसे हमें मेवा चाहिए, बैतरक से ही मतलब मानसी बाकल किनारे पे बसे शहर अहमदाबाद, गांधीनगर, 2 जल सुरंग, से ही जल सुरंग, मानसी बाकल जल सुरंग। ओके, उसके बाद में पश्चिमी बनासवाला, जिसमें हम बात करते हैं कि कच्छ के रण में जाती है, सुरोही से निकलती है। इसके किनारे माउंट आबू वाला जो पठार है, या माउंट आबू जो है, ओडिशा नगर गुजरात में बसा हुआ है। और 2 बांध, अब बस इतना याद रखना, गोकुल भाई बांध किस जिले में और किस नदी पे, ये की पॉइंट के रूप में ये याद रहना चाहिए। गोकुल भाई बांध सिरोही जिले में और पश्चिम बनास नदी पे बना हुआ है। सो नेक्स्ट हम पार्ट 2 में बंगाल की खाड़ी और आंतरिक प्रभाव वाली नदियों को कवर करेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट 2 जस्ट कंप्लीट करते हैं।